नेक्स्ट टर्म है जी हमारी कैपिटल और ओनर्स इक्विटी। कैपिटल को हम ओनर इक्विटी भी बोलते हैं। कैपिटल क्या होता है? सरमाया। ठीक है, वो अमाउंट जिससे कि बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटल। ठीक है, लेट अस सपोज अगर आपके पास कैश पड़ा है तो वो कैश है। ठीक है, अगर आप उसी कैश से बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो फिर कैश क्या बन जाएगा? आपका कैपिटल। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि वो अमाउंट जिससे कि बिजनेस स्टार्ट किया जाए वो क्या कहलाएगी? आपका कैपिटल। अब आप बिजनेस स्टार्ट करते वक्त कैश भी लेके आ सकते हैं, ठीक है, या गुड्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप कैश इन्वेस्ट करें या गुड्स इन्वेस्ट करें, कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट करें या गुड्स लगा के बिजनेस स्टार्ट करें, तो बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा जब भी, तो जो भी इन्वेस्ट किया जाएगा कैश के अलावा भी, तो वो क्या कहलाएगी? आपका कैपिटल। अब कैपिटल में फंड्स जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? ज्यादातर तो ऐसा ही होता है कि जो बिजनेस का ओनर होता है फंड्स भी वही प्रोवाइड करता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि बैंक से लोन भी लिया जाता है। ठीक है, आप इंटरेस्ट पे करते हैं बैंक को लोन लेके बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो, या कुछ एक्सटर्नल पार्टीज भी होती हैं जो लोन देती हैं। ठीक है, उसके बदले वो फिर क्या चार्ज करती हैं? इंटरेस्ट चार्ज करती हैं। ठीक है, तो मेनली फंड्स कौन प्रोवाइड करता है? ओनर ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसको आप इस तरह भी समझे कि लेट अस सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया बिजनेस में। ठीक है, अब उसमें 70,000 जो है वो ओनर ने कंट्रीब्यूट किया जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, जो बिजनेस का ओनर है। 30,000 जो वो बैंक से लोन लिया। टोटल कैपिटल कितना है? 1 लाख। अब इसमें ओनर की इक्विटी कितनी है? जितना ओनर ने कंट्रीब्यूट किया वो था 70,000। ठीक है, और 30,000 क्या है? जो बैंक से लोन लिया गया। ठीक है, वो भी कैपिटल ही है। ठीक है, लेकिन ओनर इक्विटी कितनी है? 70,000। ठीक है, 30,000 क्या है? लायबिलिटी, वो एक्सटर्नल पार्टी से ली है। लेकिन क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया तो कहलाएगा ये सारा का सारा क्या? कैपिटल। ठीक हो गया। उसके बाद एसेट्स क्या होते हैं हमारे? बहुत इंपॉर्टेंट है, और लायबिलिटीज ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जैसे जैसे अकाउंटिंग करते जाएंगे ना तो ये चीजें बार बार ना रिपीट होंगी। ठीक है, अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं भी आती तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ। थ्योरी ज्यादा डिटेल में नहीं भी कुछ लोग पढ़ाते, लेकिन थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले 5 चैप्टर्स मैंने बताया आपको बेसिक्स है। ठीक है, तो थ्योरी आप लोगों ने रीड करनी है, याद नहीं करनी। इंपॉर्टेंट 1-2 लाइनें होंगी वो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और रट्टा आपने लगाना है कॉन्सेप्ट को जब मैं आपको बताऊंगा। ठीक हो गया। एसेट्स क्या होते हैं? असासा जात जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, एसेट्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स। ठीक है, या एसेट्स वो चीजें होती हैं जो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, या जिनका पीरियड ऑफ बेनिफिट कम से कम 1 साल तो लाजमी होना चाहिए। ठीक है, 1 साल से ज्यादा तो होता ही होता है, लेकिन आपने हर उस चीज को एसेट कंसिडर करना है कि जिसका पीरियड ऑफ बेनिफिट 1 साल तक तो लाजमी हो। ठीक है, वो चीजें जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करें या आपके बिजनेस ऑपरेशन को रन करने के लिए आपको हेल्प आउट करें। ठीक है, लॉन्ग टर्म। ठीक है, 1 साल में इसलिए कह रहा हूं कि कुछ एसेट्स होते हैं जिनकी लाइफ कम होती है, तो आपने ये याद रखना है कि अगर तो किसी की वैल्यू 1 साल से कम है तो एसेट नहीं है आपका। ठीक है, एसेट कंसिडर करने के लिए लाजमी है कि कम से कम पीरियड ऑफ बेनिफिट कितना होना चाहिए? 1 ईयर। लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं जो लॉन्ग टर्म चलते हैं। लेट सपोज एसेट्स की एग्जांपल जैसे जैसे आप अकाउंटिंग करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। फर्नीचर हमारा एसेट है।
बिल्डिंग हमारा एसेट है, लैंड हमारा एसेट है, कैश हमारा एसेट है, ठीक है। और भी बहुत सारे एसेट्स हैं। बस आपने याद रखना है कि वो चीजें जो हमारे बेनिफिट्स की होती हैं, ठीक है, या हमारे बिजनेस की बेनिफिट्स की होती हैं, या जिनका पीरियड ऑफ बेनिफिट 1 साल से ज्यादा होता है, वो क्या कहलाती हैं? एसेट्स। इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी इन्हें बोलते हैं बिजनेस के, ठीक है। एसेट्स की दो टाइप्स हैं, ठीक है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गए हमारे टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल कौन से होते हैं? जिनको आप देख नहीं सकते, ठीक है, टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है, वो इंटेंजिबल होते हैं, ठीक है। गुडविल हो गई आपकी, रेपुटेशन, ठीक है, वो इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। उसके बाद है जी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती हैं? लायबिलिटीज होती हैं जिम्मेदारियां, ठीक है। आपने किसी पार्टी से अगर लोन लिया है या उधार पे कुछ परचेज किया है, ठीक है, तो वो आपकी क्या बन जाएगी? लायबिलिटी, कि आपने उसको पे करना है, जिससे आपने क्रेडिट पे परचेज किया, उधार पे परचेज किया। आप अगर बैंक से लोन लेते हैं तो वो लोन आपकी क्या होती है? लायबिलिटी, ठीक है। तो लायबिलिटीज क्या होती है? आपकी जिम्मेदारी, जो आउटसाइडर्स को आपने पे करना होता है, ठीक है। डेटर्स या अकाउंट्स रिसीवेबल हमारे क्या होते हैं? एसेट्स, ठीक है। क्रेडिटर्स और अकाउंट्स पेएबल क्या होते हैं? हमारी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद ये अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? अब आपका जो बिजनेस होता है, जब आप बिजनेस रन कर रहे होते हैं, तो हर कुछ अरसे बाद आप ये कोशिश करते हैं, ये देखते हैं कि आपके बिजनेस की पोजीशन क्या है, आपका बिजनेस कैसा जा रहा है, आप प्रॉफिट में जा रहे हैं या आप लॉस में जा रहे हैं, ठीक है। तो जो स्मॉल बिजनेस कंसर्न्स होती हैं, छोटे बिजनेस होते हैं, वो तो 1 महीने बाद भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, उनके अकाउंट्स जो है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी लार्ज होती हैं, ठीक है। तो वो भी 1 महीने बाद अपनी अकाउंट्स की बुक बना के चेक कर लेते हैं कि उनको कितना प्रॉफिट हुआ है। उनकी मंथली भी बनती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, क्वार्टरली भी बनती है, हाफ ईयरली भी बनती है, एनुअली भी बनती है, ठीक है। डिपेंड करता है, आपकी अपनी मर्जी पे है, ठीक है। तो वो जो पीरियड होता है आपका, जितने अरसे का आप बनाते हैं कि मतलब आप 1 महीने बाद अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते हैं और आप देखते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, तो वो क्या कहलाता है? आपका अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। अब ज्यादातर जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनका जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 साल का होता है, ठीक है। ये बताया जाता है जब टैक्स रिटर्न फाइल होती है, तो अकाउंटिंग पीरियड भी बताया जाता है जी, अकाउंटिंग पीरियड क्या है, ठीक है, और कितना है और कब से कब तक है, ठीक है। तो ज्यादातर जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ही होता है। कुछ कंपनीज का 30 जून से लेके जो है वो 1 जुलाई तक होता है नेक्स्ट ईयर की, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड क्या है? कि वो पीरियड जिसमें कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हो, ये जानने के लिए कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, और आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। उसके बाद है जी रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? इनकम, ठीक है। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, चाहे वो कोई गुड्स सप्लाई करती है, बना के सेल करती है, या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो उनका मकसद क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट सेल करेगी बना के, तो वो जब सेल करती है तो उसके बदले उसको क्या मिलता है? कैश मिलता है, अमाउंट रिसीव होती है, तो वो क्या कहलाती है? रेवेन्यू। रेवेन्यू को हम इनकम भी बोलते हैं। जब आप गुड्स सेल करते हैं ना, तो वो सेल आपकी क्या कहलाती है? इनकम या रेवेन्यू, ठीक हो गया। टाइप्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? आप इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, ठीक है, आप फी रिसीव करते हैं, कमीशन रिसीव करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, ये आपकी क्या है? इनकम या रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जब ऑर्गेनाइजेशन
प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, प्रोडक्ट बनाती है ताकि वो उसको सेल करके क्या कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके। तो उस प्रोडक्ट को बनाने के प्रोसेस में कुछ एक्सपेंसेस भी आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, जब आप फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, लेबर का जो है था आपने लेबर पे करनी होती है, एम्प्लॉयज़ को पे करना होता है, बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं। फिर उसके बाद जाके आप प्रोडक्ट तैयार करते हैं, फिर आपको रेवेन्यू जो है वो रिसीव होता है सेल करके, ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस में जो आपकी कॉस्ट लगती है ना, जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, वो एक्सपेंसेस हैं आपके, ठीक है। लेट अस सपोज आपने रेंट पे किया बिल्डिंग का, ठीक है, वो आपका क्या है, एक्सपेंस है। सैलरीज पे की है एम्प्लॉयज को, वो आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होती है, इसको हम एक्सपायर्ड कॉस्ट भी बोलते हैं या सेक्रीफाइस कॉस्ट भी बोलते हैं, कि रेवेन्यू अर्न करने के लिए आप जो खर्चे करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका कॉस्ट एक्सपेंस कहलाता है, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, रेंट पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, एम्प्लॉयज की सैलरी पे करते हैं, तो ये आपका क्या है, एक्सपेंस है। क्यों कर रहे हैं, ताकि आप प्रोडक्ट बना के रेवेन्यू अर्न कर सकें, ठीक है। उसके बाद है नेट इनकम और नेट प्रॉफिट। ये कैसे निकलता है आपका, सिंपल, आप रेवेन्यू में से, अपनी इनकम में से अपने एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर तो आपकी इनकम ज्यादा है तो क्या निकलेगा आपके पास, इनकम या रेवेन्यू, नेट इनकम या नेट प्रॉफिट। अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, रेवेन्यू या इनकम कम है, रेवेन्यू का मतलब इनकम ही है, ठीक है, तो फिर क्या निकल आएगा आपका, लॉस। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस, आपका क्या निकलेगा, प्रॉफिट। एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम, आपके एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है, तो क्या निकलेगा आपका, नेट लॉस। आपकी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो क्या निकलेगा आपका, नेट प्रॉफिट, ठीक हो गया।